चलो आगे देखो। ठीक, चलो सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। क्या पढ़े जी? ग्रेविटेशन। और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हमने पूरा पढ़ डाला 15-20 दिन। ठीक, इस चैप्टर हम लोग पढ़ते पूरा सारांश। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ठीक, एक दो पन्ने लिख लेंगे, सही रहेगा, याद भी रहेगा इसमें क्या फॉर्मूला पढ़ा गया है। तो समझो, बोलो मत कोई। इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट था वह था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उसके पहले हम लोग पढ़े थे ग्रह और उपग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? वे यानी प्लैनेट, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? ग्रह कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। पहले कितना ग्रह थे? 9 ग्रह थे। यम ग्रह को यानी प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक, क्योंकि वह केपलर के गति के नियम का पालन नहीं कर रहा था और सब बहुत सारे कंडीशन थे, सब बताया गया है। ठीक, दूसरा उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ क्या करें? अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट। ठीक, फिर हम लोग पढ़े उपग्रह के प्रकार। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पूरा ये भी पढ़े कि किस उपग्रह के, किस ग्रह के कितने कितने उपग्रह हैं। ठीक, पढ़ा गया ना? शनि कितने उपग्रह हैं? 82, सबसे ज्यादा। हमारे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है? शनि। शनि के बाद कौन सा है? बृहस्पति। एक तो हम लोग पढ़े उपग्रह। उपग्रह होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह। एक प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ऐसे उपग्रह जो प्रकृति ने खुद अपने आप से क्या किया, उसको बनाया हुआ है। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। जैसे तुम लोग जानते हो चंद्रमा सौरमंडल क्या एक प्राकृतिक उपग्रह है, आदमी ने नहीं बनाया है। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी क्या कहता है? चारों तरफ चक्का लगाता है, तो चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। अगला कहता है कृत्रिम उपग्रह। ऐसे उपग्रह जो मानवों ने अपने उपयोग के लिए समय समय पर क्या किए हैं? बना करके स्पेस में क्या किए? उसको स्थापित किए हैं, भेजे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आज हमारे इस वर्ल्ड में, पूरे संसार में बात की जाए, लगभग हर देश, जो विकसित देश है, जो विकासशील देश है, लगभग हर देश अपने क्या, अपने ऊपर, मतलब देश के ऊपर क्या किया हुआ है? सैटेलाइट उपग्रह क्या किया? लॉन्च किया हुआ है। सब क्या करता है? सब वहां से क्या करता है? वहां दीजिए, सैटेलाइट करता क्या है? हमको सब संकेत देखता है, मौसम विभाग की जानकारी मिलती है, सब कुछ जानकारी हमको मिलती रहती है। फिर हमने पढ़ा जो कृत्रिम उपग्रह था वह 2 प्रकार का था। ठीक, कौन कौन था? एक था ध्रुवीय उपग्रह, दूसरा क्या था? एक था ध्रुवीय उपग्रह, दूसरा क्या था? भू स्थिर उपग्रह। ये पढ़े। फिर इसमें हम लोग पढ़े फिर आगे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? एक एक बात समझो, 1 घंटा बहुत कुछ सीखोगे इस चैप्टर बारे में, पूरा एकदम सारांश। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का ऐसा नियम था कि ब्रह्मांड में तुम कहीं भी अप्लाई करोगे, चाहे स्पेस में चाहे धरती पर, क्या होगा? हर जगह क्या होगा जी? मान्य होगा, कहीं फेल नहीं करेगा। इसीलिए इस नियम को हम लोग कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक यानी हर जगह क्या होगा? धरती के किसी भी स्थान पर क्या होगा? कहीं फेल नहीं करेगा, हर जगह क्या होगा? मान्य होगा। ठीक, तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, चाहे बोलो चाहे कहो समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। बात है मैं। अब इसमें पढ़ने के बाद हमने एक चीज पढ़ा, इसमें बार बार पूछा आता है, इसमें हमने पढ़ा जी का मान। क्या पढ़ा? जी का मान। जी एक नियतांक थे जिसका मान क्या था? जिसका नाम क्या था? गुरुत्वाकर्षण। इसको हम लोग बोल रहे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण।
चलो, इसको हम लोग बोले थे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सही है। अब इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान था कितना था, 6.67 न्यूटन ना, गुणे 10 का पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सही है ना। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सही है। अब आगे देखो, दूसरा क्या था, कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध, अंतर भी पढ़े संबंध भी पढ़े। तो कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध क्या होता है जी, जी बराबर GME बटे RE स्क्वायर, जी बराबर GME बटे RE। इसी को हम लोग कहीं कहीं लिखते हैं ऐसे, क्या लिखते हैं, GME बराबर GRE का स्क्वायर, लिखे थे ना। चलो आगे देखो, आगे जी के मान में परिवर्तन, ठीक। अब पृथ्वी तल से हमने बोला था पृथ्वी तल से या ऊंचाई पर जाएंगे, बोलो मत, समझ रहो, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएंगे या पृथ्वी तल से गहराई पर जाएंगे, दोनों ही कंडीशन में जी के मान में क्या होगा जी, परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन क्या आएगा, कमी होगी, चाहे पृथ्वी तल ऊंचाई पर जाए चाहे पृथ्वी तल से गहराई पर जाए, जी के मान में क्या आएगी, कमी, क्या आएगी, कमी आएगी। पहला देखो, पहला हमने प्रूव किया था पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर फार्मूला क्या निकला गया था, जी डैश बराबर जी बटे 1 + h अपान RE का। इसी को मैंने कैलकुलेट किया था, तो जी बराबर इतना जगह ऊपर ना, वहां देगा -2h अपान RE, यानी हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो जी के मान में क्या आएगा जी, अरे भैया 1 में से इतना हटाओगे तो जी का मान ऑटोमेटिक क्या आएगा, कम आएगा। दूसरा क्या था, पृथ्वी तल से गहराई पर जाएंगे, मतलब किसी गड्ढे में जाए, किसी गड्ढा पृथ्वी क्या की जाए, कोई छिद्र कर दिया जाए, उसमें जाओगे तब जी का मान क्या होगा, घटेगा। यानी जी डैश लिखो मत, समझेगा। तो जी डैश फार्मूला क्या निकाला गया था, जी डैश बराबर जी 1 - h अपान RE। बात समझ में आई, सब प्रूफ करवाया गया। अगला क्या था, किसी उपग्रह का आवर्तकाल, किसी उपग्रह का आवर्तकाल, ये देखो, उपग्रह का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, किसी उपग्रह को ग्रह के चारों तरफ या ऐसे चक्कर लगाने के लिए, कोई भी उपग्रह अपना एक चक्कर पूरा करने में क्या करता है, जितना समय लगाता है उसको हम लोग कहते हैं, उसका उस उपग्रह का आवर्त, कोई भी उपग्रह अपना एक चक्कर जितने समय में पूर्ण करता है उसको हम लोग कहते क्या है, उस उपग्रह का आवर्त। तो आवर्त काल का जो फार्मूला निकाला गया था, T बराबर 2 पाई कड़ी में RE प्लस का होल क्यूब बटे GM, इसी को हम लोग ऐसे लिखे, कैसे लिखे थे, देखो इधर समझो, 2 पाई, ये बताओ इसको हम कई तरीके लिख सकते, कई तरीके, RE प्लस इधर आने दो, RE प्लस का होल स्क्वायर बटे GME के साथ कर सकता हूं मैं, GRE का, तो RE बाहर निकलेगा जी, जब RE बाहर निकले क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान G कड़ी में क्या, ये क्यूब था ना, क्यूब RE प्लस H का होल क्यूब बटे क्या हो जाएगा, क्या बाहर निकला था RE ना, RE बाहर निकला था, अंदर क्या हो जाएगा, ये भी फार्मूला बन सकता है, ठीक। RE बाहर, इसको ना कड़ी बाहर निकला जाना जी, तो चाहे इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लो, कोई दिक्कत, तीनों क्या है, आवर्तकाल के फार्मूला है। तो किसी उपग्रह का आवर्तकाल, किसी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, लिखवाया नहीं लिखवाया तो मान, किसी उपग्रह का आवर्तकाल के तो 84 मिनट होता है, सुने लिखवा गया था, कोई बात नहीं, ठीक, 100 मिनट जी, 100 मिनट, किसी उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है, 100 मिनट, ठीक। आगे देखो, चेक कर लेंगे, अभी इसको हम चेक करेंगे, चलो आगे देखो, ध्रुवीय होता ना जो, वो ध्रुवीय उपग्रह है, इसका होता है 84, चेक कर लेंगे। आगे देखो,
किसी उपग्रह के पलायन वेग, आवर्तकाल का समझना है, कोई उपग्रह अपना एक चक्कर इतने समय में पूरा करता है, उसको हम लोग कहते क्या है, आवर्तकाल। अगला था, अगला हम लोग पढ़े थे कक्षी वेग, फिर पढ़े थे पलायन वेग। तो कक्षी वेग क्या था, ठीक, कोई उपग्रह अपने वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, जिस वेग से क्या करता है जी, गति करता है, उसको हम लोग कहते हैं कि उस उपग्रह का कक्षी वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। सही है ना। एक मिनट, चलो आगे देखो। ठीक, किसी का कोई दिक्कत जी, बताओ क्या निकला। तो कक्षी वेग फार्मूला क्या होता है, बी बराबर कड़ी में 2 GME, यहां पर क्या होता है, कड़ी में GME बटे क्या होता है, RE प्लस, एक मिनट, इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कड़ी में, बताओ GME बराबर क्या होता है, GRE का स्क्वायर बटे RE प्लस H। अब बताओ क्या हो जाएगा तब, RE बाहर रखना जी, RE को बाहर निकालो, तो RE बाहर है, क्या हो जाएगा, G बटे RE प्लस H। और हमने कक्षी वेग का जो फार्मूला डिराइव किया, लास्ट में डिराइव किया था, तो कक्षी वेग फार्मूला क्या है जी, कड़ी में GRE केवल आया था, क्या है जी, कड़ी में GR। सही है ना। आगे देखो, बोलो मत। अगला था किसी उपग्रह का पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से, क्या जी, किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से दिया गया हुआ न्यूनतम वेग, जिससे कारण वह पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र क्या कर जाए, पार कर जाओ, कभी भी पृथ्वी पर वापस लौटकर ना आए। उपग्रह को या पिंड को दिया गया वेग क्या होता है, पलायन वेग। तो पलायन वेग का फार्मूला भी निकाला गया था, कड़ी में 2 GME बटे RE प्लस, अच्छा GME का स्थान क्या लिख सकते हैं, GRE का स्क्वायर, तो क्या बने बताओ, 2 GRE का बटे RE प्लस H बराबर, RE बाहर ले लो, जब RE बाहर निकल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या देता हूं, 2G बटे RE प्लस, इसी का हमने प्रूव किया था, बोलो क्या लिखा था लास्ट में, कड़ी में 2GR। सही था ना। इतना फार्मूला हुआ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्या निकाला मैंने, अगला मैंने कहा था किसी उपग्रह का गुरुत्वीय स्थिति, अगला मैंने कहा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, पहले उसको छोड़ दो, पहले को गतिज ऊर्जा, क्या निकाला था, गतिज। अब बताओ गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, चाहे एम लिखो, कोई से उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 mv, पहले तो उतारो फिर आगे हम बात करते हैं, जगह नहीं है, बताओ इतना, बताओ फराक से। चलो आगे देखो, साथ अगला हम लोग क्या पढ़े थे, अगला हम लोग पढ़े थे पलायन वेग और कक्षी वेग में संबंध है जी। चलो देखो, पलायन वेग और वेग में संबंध, बोलो साथ रहो, वेग में संबंध क्या निकाला गया था, VE बराबर कड़ी में 2B0। यानी जो पलायन वेग होता है वह कक्षी वेग कड़ी में 2 गुना होता है, कई बार पूछा गया, ध्यान रहे चीज। एक आगे लिखो, मत रुके रहो, आगे देखो। नवा हमें निकाला था गुरुत्वीय विभव, क्या निकाला थी, गुरुत्वीय, एक मिनट, पहले निकाला था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी पिंड को अनंत से दो होते हैं, ध्यान रखना चाहिए, एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गुरुत्वीय विभव, और दोनों का
परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा, और लड़के से कंफ्यूज हो आते हैं। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर या भीतर लाने में ठीक किए गए कार्य के कारण उस पिंड में जो ऊर्जा स्टोर होती है, संचित होती है, उसी संचित ऊर्जा हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। फिर से, किसी पिंड को अनंत से किसी क्षेत्र में किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में कार्य करने से उस पिंड में जो ऊर्जा संचित हो, जितना ऊर्जा संचित होती है, उसी को हम लोग कहते क्या है? क्योंकि हम पिंड को अनंत से क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, हमको इस तरह काम करना पड़ेगा, बाह्य काम करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या होता है? माइनस जी एम ई एम बटे क्या था? आर ई। जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ई है पृथ्वी का द्रव्यमान, एम क्या पिंड जो ला रहे हो, आर ई क्या पृथ्वी की त्रिज्या। ये हो गया। आगे 10वां, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जी। चलो अब देखो, इसको हम दिखाया किससे थे? बी से। देखो अब गुरुत्वीय विभव क्या होता है? एकांक द्रव्यमान के पिंड को, यहां पर हम लोग क्या कहते हैं? एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है? विभव। यानी बी बराबर होता है W/m, ठीक है ना? W/, यानी अगर द्रव्यमान का मान 1 हो जाए, क्या ही हो जाए, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य हम लोग कहते क्या जी? विभव। ऊर्जा को हम लोग दिखाते हैं U से भी और W से भी। क्यों? क्योंकि कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है? ऊर्जा। यही U का मान है, यही W का मान है। बताओ, तो जब हमने भाग दिया था M से M क्यों देगा? तो फार्मूला क्या निकला था? बी का -GME बटे RE। तो ये भी होता है गुरुत्वीय विभव का फार्मूला। ठीक है, और कुछ पढ़े थे इसमें? तो हो ही गया। ठीक है, एक से और लिखो इसमें, किसी उपग्रह के पलायन वेग का मान कितना होता है? किसी उपग्रह के पलायन वेग का मान कितना होता है जी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता। और 7.9 क्या था? होता है। क्या था? नहीं लिखवा गया 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखा गया उसमें? पहले उसको फटाक से। चलो आगे देखो। पहला सवाल क्या है? 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड कितना मीटर दूरी पर जी? 10 मीटर दूरी पर स्थित है। प्रत्येक कण पर कार्य क्या निकालिए? गुरुत्वाकर्षण बल। लिख लीजिएगा उनको दिया क्या क्या गया, बोलो। M1 कितना दिया है? 4 किलोग्राम। M2 कितना दिया है? 5 किलोग्राम। उनके बीच की दूरी R का मान कितना है? 10 मीटर। सही है ना? निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला लिखो मत, अभी लिखो मत। बताओ गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है? है समझो, ये है ऐसे। पहला वाला है 4 किलोग्राम, दूसरा कितने का है? 5 किलो। इसका मास है 4 किलोग्राम, इसका मास कितना जी? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो बल नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे। चलो, यह बराबर क्या होता है? G
M1 पहला फार्मूला जी बटे आर स्क्वायर। जी का मान नियत होता फिक्स होता हो तो दिया नहीं रहेगा। 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11। M1 कितना है? M2 बटे आर का मान 10 का, सही है। 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 5 चौके 20, 10 दहम्मा 100, 20 पंचे 100, 5 आ गया। 6 में 5 भाग जाएगा, 5 का नाम 5 जी हो गया 16, 5 आई 15, फिर 5 आई गुड़े कितना 10 घाते माइनस बल था ना न्यूटन। तो किसी कोई डाउट हो? किसी कोई डाउट नहीं? उतारो ग्राफ से। दो ग्राफ से चलो आगे देखो। चलो आगे देखो, ठीक है ना। चलो तो आर का मान कितना होगा जी? 10 मीटर। जी बराबर कितना होगा? दोनों गोले, प्रश्न क्या था? दोनों गोले दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। समान द्रव्यमान कितना? इसका भी द्रव्यमान कितना है? 20 किलो। इसका द्रव्यमान कितना है? 20 किलोग्राम। प्रश्न था, बात ये थी दोनों को स्पर्श करते हुए रखा गया था, तो हम लोग जो दूरी निकालते हैं टोटल दूरी 5 है, 5 है, 5 5 10। जी का मान तो फिक्स होता जानते ही हो, 6.67 गुणे 10 घाते। ये दिया भी रहेगा। M1 कितना है? 20। M2 आर का मान 10 गुणे 10, 10 दूनी 10 दूनी 2 दूनी। अभी भी सब लोग गलती किए होंगे, धारे भी 2 दूनी 4 गुना करो, 4 फतेह 28 हासिल 2, 4 छंग 24 2 26 समझ लो, फिर 4 छंग 24 2 26.6 गुणे 10 घाते। अभी सही नहीं है, अभी सही नहीं है। फिजिक्स के तौर पर भी सही, हमेशा हम इसको दशमलव यहां लगाने का प्रयास करते हैं। कोटि जिसे हम लोग कहते हैं कोटि मान। देखो इधर, तो क्या करोगे मैं समझिए, 26.6 है, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ठीक सही है। और बगल में क्या दिया था? 10 घाते, यही कर देता हूं मैं, चलो तुम समझोगे इससे। 26.6 है, 10 से गुणा किए, 10 से भाग दिया, गुणे 10 घाते माइनस, क्योंकि नियम होता है दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होते हैं, आगे से 2 अंक के 3 के बाद नहीं होते, ये नियम है उसका। तो जब 10 से भाग दो दशमलव क्या लगेगा? यहाँ लगेगा ना,
भैया 26 में 10 से भाग दो क्या हो जाएगा 2.6 ना, तो 2.6 छोड़ दो तुम्हारा मन के 6 लिख लो गुड़े 10 घाते 10 था -11 है, तो आधार से दोनों घाते क्या होती है जुड़ जाते, तो 11 में से घटेगा ना जी, कितना आएगा -10 न्यूटन। उतारो उतारो पटाख से उतार लो। चलो आगे देखो, हमें अगला प्रश्न क्या दिया जी, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। या पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, मालूम हमसे कोई पूछ लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, तो समझो पृथ्वी का द्रव्यमान निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा था कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा तो भी लिखा भी था, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। चलो पृथ्वी द्रव्यमान इसी के बाहर में कैलकुलेट हो जाएंगे, देखो जरा, तो क्या था स्मॉल जी बराबर GME बटे RE², सही है ना। हमको निकालना है मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का, जब मास ऑफ अर्थ निकाल लो भैया बताओ, तो इसका इसमें गुणा होगा ना, कोई लिखने नहीं भी, तो RE का इसमें गुणा होगा, तो हो जाएगा GRE का स्क्वायर बटे कैपिटल जी। और सब मान तुम्हें मालूम है, सब मान तुम्हें मालूम है, देखो कैसे जी का मान तो कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की त्रिज्या मालूम है कितना है 6400 किलो, 50 बार लिख चुके हैं किलोमीटर। त्रिज्या में चेंज करोगे, त्रिज्या में चेंज करोगे ना, तो 6400 बताओ 1 किलोमीटर का मीटर 1000। बताओ हमने क्या बोला था, फिजिक्स का नियम है दशमलव हमेशा यहां लगाया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो बताओ क्या हो जाएगा, 6.4 गुणे 10 घाते, इसी कहते कोटि मान, क्या कहते हैं कोटि, हाँ मीटर, सही है। जी के मान में करते हो, अभी लिखा ही था, चलो रखो तक 9 R का मान 10 घाते का होल स्क्वायर पावर, जी का मान 6.67 गुणे 10 घाते -11, सही है ना। किसी कोई प्रॉब्लम, कैलकुलेशन तुम लोग घर पे करोगे, तुमको सिखा दे रहे हैं। चलो तो 9.8 गुणे 6.4 का 2 बार जी बताओ, तो 6 देखो यार 6.4 गुणे 6.4 40.96 गुणे 6 दूनी 12 बटे 6.67 गुणे 10 घाते माइनस, इसके समय गुणा करोगे नहीं कर पाओगे। अच्छा देखो जरा 401.4 10 घाते 12 ना जी, इस 11 को ऊपर ले जाओ, 10 घाते 11 बटे 6.67, ठीक भाग नहीं पाओगे, 6 भाग भी दे लोगे ना, चलो आगे 7.1 7 लोग मैथ बहुत तेज है 23। हमने क्या बोला था, कोटि मान रूप में लिखोगे ना, यहां लिखोगे तो ऊपर नीचे 10 से भाग दोगे, जब अरे भैया जब 10 से भाग दोगे तो आएगा 6.01 गुणे 10 घाते यहाँ पर 24। यानी यहां से तुमसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी द्रव्यमान कितना होता है, अच्छा ये भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 6.1 है, यानी 6 गुणे 10 घाते किलो
ग्राम। कितनी द्रव्यमान आ गया, डाल लो, बताओ फटाक से, देखो ध्यान से, चलो सबका ध्यान इधर। सवाल क्या दिया जी, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और द्रव्यमान कितना इतना है। एक चीज ध्यान रख लो, कोनो भी सवाल लगाओ, हमेशा फिजिक्स में कोशिश किया जाता है, जो सवाल लगाया जाता है यम के एस, बोलो मत जी, यम के एस सिस्टम में, यम के एस पद्धति में। यानी यम के एस पद्धति क्या है, लंबाई को हमेशा रखेंगे मीटर में, द्रव्यमान रखेंगे किलोग्राम में, अगर समय तो किसमें रखना है, पूरा एकदम यही नियमों है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में। तो अगर किलोमीटर दिया किसमें चेंज करना होगा, मीटर में, और द्रव्यमान किलोग्राम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर द्रव्यमान ग्राम में दिया किसमें चेंज करेंगे हम लोग, केजी में, ध्यान रहे, क्योंकि हमको सब लिखना होता है किसमें, एम के सिस्टम, सब मान लिखे होते, ध्यान रहे। चलो देखो इधर कैसे, बताओ किसी उपग्रह की गुरुत्वीय स्थिति जो फार्मूला क्या होता है, गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा U बराबर माइनस जी एम ई एम बटे सब मान तुम्हें दिए गए, सब मान। आर का मान कितना होता है, अभी मैंने लिखा था ना 6400 किलोमीटर, तो मीटर में कितना निकलेगा, 10 पावर 6 मीटर। चलो देखो समझो, इसका मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 घाते, पृथ्वी का मान कितना है 6 गुणे 10 पावर, ब्रह्मांड कितना है उपग्रह का 100, त्रिज्या जी 10 घाते 6। देखो ना तू कैसे हल करोगे, देखो यार समझो, इसको कहा देना कोई दिक्कत, इसको लिखो 6 इतना 7 गुणे 10 घाते माइनस 11, इसको तुम गुणा मत करो, ऐसे रहने दो, सब लिखा गया जी, सब तुम कर सकते हो, 10 घाते 2, 24 में 2 जोड़ो कितना 26, तो क्या हो गया 6 गुणे 10 घाते 26 बटे 6.4 गुणे 10 घाते 6, सही है गलत, सही है, 26 में 6 घटे ना जी, तो 20 है, कितना है बचेगा 20। एक काम करते हैं, इसके समय गुणा कर ले, 6 फते हासिल 4, 6 4 36 4 हासिल 6 4 36 4 40, आगे 40.02, सही है ना, माइनस गुणे 20 है यहां पर, 20 में से 11 घटाओगे 10 की पावर आ गया 9 और बटे कितना जी 6.4, ऊपर नीचे तुम्हारा मन के 10 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो 10 से, तो हो जाएगा -400.2 गुणे 10 घाते 9, दशमलव क्या हट जाएगा ना 64 हो गया। अब 100 में 464 से भाग दे दो, तो मोटा मोटा भाग देखो यार 6000, भाग तुम्हें तरीका होता है, फॉर्मेट होता है लगाने का, तुम भाग देने लगोगे 4.2 64 नहीं, तो 6000 यानी 6 पॉइंट समथिंग 10 घाते 9, ऊर्जा है ना जूल, जो बता क्या जूल ना जी, उतार लो, सही है 6.25 है, उतार लेना, हल कर लेना जाके, कैसे 636 कितना बचेगा यहाँ पर, मानो 4 हो गया 400, तो 6 दूनी 12, ठीक समथिंग मान लो इतना, ठीक ना जी, किसी कोई प्रॉब्लम, क्या माइनस के साथ रहेगा, हाँ 10 में इसमें गुणा तो 64 हो गया, इसमें 10 से गुणा 400 हो गया, 10 का बचेगा, तो आप फटाक से चलो भाई यार, अगला सवाल देखो 5 नंबर जी, 2000
यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर, तो इसके तल पर पृथ्वी त्वरण कितना हो? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। तो पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान निकालना है। बहुत ध्यान समझो इधर। चलो ये बताओ, पृथ्वी की त्रिज्या हमें दी गई है। पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया है? सब लोग दिखाना, लिखना मत कोई। 6 मीटर, सही है ना? और पृथ्वी पर पृथ्वी त्वरण जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या पृथ्वी तल पर पलायन वेग नहीं निकालोगे? देखो, हर स्थान पर पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान अलग होगा, चंद्रमा तल पर पलायन वेग का मान क्या होगा? वो भी कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे। चलो पहले हम निकालते हैं पृथ्वी तल पर पलायन वेग। पृथ्वी तल पर पलायन वेग फॉर्मूला जानते ही हो। बी बराबर कड़ी में क्या होता है? 2GR। इसको कैलकुलेट भी करवाया ना। चलो इधर देखो, 2 जी का मान 9 त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁻6, ठीक है ना? गुणे उसमें 2 चौके 2 छन 9.8 इधर आ गया। इसके समय गुणा करना है। जब गुणा करोगे आ जाएगा लगभग 125.4 गुणे 10⁻6। हमने बताया था 11 का वर्ग कितना होता है? 121 करीब में ना, यानी देगा 11। इसका वर्गमूल 11.2 6 है 10⁻3 बेग 3। एक इसमें जानते हो? मीटर प्रति। अब बताओ 10/3 मीटर है, तो 1 किलोमीटर में 10/3 मीटर, तो क्या बताओ? 11.2 किलोमीटर प्रति। अभी रुके रहो, तो क्या तुम सीखने वाले हो? ये कहां निकला पृथ्वी। अब निकालते चंद्रमा पर। कहां निकालते थे? बहुत ध्यान समझना। चंद्रमा के तल पर पलायन वेग फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला बदलेगा नहीं। बी बराबर क्या रहेगा? कड़ी में 2GR। लेकिन क्या चेंज हो जानते हो? चंद्रमा के तल पर तो लोग पढ़ चुके हो, चंद्रमा पृथ्वी से मोटा कहें तो 3.5 लाख किलोमीटर दूरी पर है, और जो पृथ्वी से सूर्य दूरी पर है वह 14.5 करोड़ किलोमीटर। हम कह सकते हैं मोटा 15 करोड़ किलोमीटर। यानी सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, और चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3.5 लाख किलोमीटर दूरी पर है। सोचो, जब पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान भी क्या होगा? घटेगा ना। पढ़ाया भी क्या है? पृथ्वी तल पर जी का मान जो होता है, चंद्रमा के तल पर जी का मान का 1/6 होता है। कितना जी? यानी बोलो मत, अगर पृथ्वी पर जी का मान 9.8 है, चंद्रमा पर कितना होगा? इसका 1/6। तो चंद्रमा पर GM, मून पर क्या निकालना हमको? गुत्थी तोड़ क्या? 1/6। पृथ्वी गुत्थी तोड़ का 1/6 ना जी। बताओ, तो जी का मान दिया 6, 9.8 बटे क्या करोगे? 6, सही है ना? तो 6 का नाम 6 मारूंगा। एक मुका त्रिज्या दिया है, हाँ तो 6 का नाम 6 कितना जी? 38 हो गया। 6 36 बस बहुत है, बहुत है। कितना बचा? 36 2 36 मीटर प्रति सेकेंड
अरे भैया पृथ्वी तल से ऊंचाइया पर जा रहे हो, जी का मान क्या होगा? घटेगा। और स्पेस चले गए तो क्या होगा? जीरो। मुर्गा नहीं उड़ोगे। चलो त्रिज्या कहाँ निकालना है? मून पर। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400, पृथ्वी की त्रिज्या की चौथाई होता है किसका त्रिज्या? मून का। तो निकालो, एक चौथाई किसका? आरी। तो 6400 का बच्चा एक चौथाई कितना आएगा? मोटा मोटा 4 का नाम। अरे 6.4 था, गुड़े 10 घाते माइनस नहीं बटे 4 किलोमीटर था ना। बहुत बड़ा से कितना आया? 1.4 का नाम 4 4 छंग 24। बस त्रिज्या ना थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। रखो 2 जी कितना आया? 100 कितना आया? आ रही होता 10 घाते 6, सही है ना? चलो 16 दूनी 10 घाते 6, इसका बोला ना जी 1.63 3.2 2 तिहाई 2 छंग 2 का नाम 3 तिहाई 3 छंग 3 1 4 7 9 2 11 8 3 11 1 5 3 अंक बना। तो मोटा मोटा आ गया 5.2 गुड़े 10 घाते 6, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, ये 5 है। नहीं 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 2.2 थोड़ा क्या चेक कर लो। 22 दिशा में 484 होता है ना जी, प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। 23 का वर्ग कितना होता है? 25 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा। 24 का वर्ग 576, 23 का 2.3 लिख लो, सही है। ठीक, तो 2.3 गुड़े 10 घाते 3 मीटर प्रति। ये तरीका होता है निकालने, तो निकाला वर्गमूल इसका जाकर के किलोमीटर ना। तो 2.3 क्या गया? किलोमीटर प्रति। अब देखो हुआ क्या जानते हो? बोलो मत जो यानी मोटा तू कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज सीखोगे। होता क्या है हमारे पूरे सौर मंडल में, तुम लोग जानते हो पृथ्वी पर ही वायु पाया जाता है। क्या पता है? पृथ्वी पर वायु पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? मनुष्य रह रहा है। ठीक है ना? आदमी रह रहा है, जानवर रह रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कहां पर? चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर वायु नहीं है। रीजन क्या कोई बताएगा? चंद्रमा पर वायु है ही नहीं। अगर वहां पर वायु पाया जाता तो आदमी, जो चंद्रमा पृथ्वी दूरी बहुत कम है, आदमी वहां भी क्या लग लेता? घर बना लेता। बोलो मत। तो रीजन क्या है? रीजन यही समझना है। कैसे? देखो तो चंद्रमा पर, बोलो मत, चंद्रमा पर जो किसी गैस का पलायन वेग होता है, बोलो मत, चंद्रमा पर जो किसी गैस का पलायन वेग होता है, इस वेग से ज्यादा होता है। मैं बात करूं, मान लो हमारे पृथ्वी पर, इस लॉजिक को समझना बहुत बड़ी चीज है। अगर हम बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर 500 केल्विन ताप पर जो हाइड्रोजन गैस का पलायन वेग का मान होता है, वो होता है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बताओ पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2। और हाइड्रोजन गैस कितना होगा जी? 2.5 किलोमीटर प्रति। अब बताओ किसका वेग ज्यादा है? किसका किसका? पृथ्वी का वेग ज्यादा है, इसका वेग क्या है? इसीलिए पृथ्वी पर मान लो हाइड्रोजन गैस मिलता तो ये मिलता,
ये पाया जाता। लेकिन होता क्या जानते हो, जब चंद्रमा पर जाते हो तो चंद्रमा पर इसका पलायन वेग कमान कम है। चंद्रमा का पलायन वेग कमान क्या है, इसका पलायन वेग कमान क्या है, इसका पलायन वेग कमान, जिसका पलायन वेग कमान ज्यादा होगा। अब बताओ ये चंद्रमा पर हाइड्रोजन गैस पाई जाएगी, इसका वेग कमान कम, इसके वेग कमान कहाँ है। अगर कोई गैस वहां रुकना है, उस गैस को रुकने के लिए उसके वेग से मान क्या हो चाहिए, कम हो चाहिए, कम हो चाहिए। अगर किसी गैस को उसकी सतह पर रुकना है, मान लो पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन रुकना है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो आप पृथ्वी सतह पर, ठीक, पृथ्वी सतह पर जो ऑक्सीजन पाया गया उसका जो पलायन वेग कमान होता है, इस वेग से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए पृथ्वी सतह पर ऑक्सीजन पाया जाता है नहीं, लेकिन हो कहां पर जी, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर क्या हुआ, चंद्रमा पर जो पलायन वेग का ऑक्सीजन मान होगा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा तो वहां रुकेगा, गैस रुकेगी, हाइड्रोजन गैस रुकेगी, ऑक्सीजन गैस रुकेगी। जब रुक पाएंगे क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो आदमी वहां का तो हवा पाई नहीं जाएगी, हवा मिलेगी नहीं। जब हवा मिलेगी नहीं तो वहां पर क्या है, जनजीवन क्या है, जनजीवन संभव। तो तुमसे कोई पूछेगा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है, तो बताओगे कि चंद्रमा पर जो पलायन, किसी गैस का पलायन वेग कमान होता है, वह चंद्रमा के तल पर पलायन वेग से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए वहां पर गैस रुकती तो कहां जाती है, इसके समय सूर्य देवता के पास रुकी नहीं, सूर्य देव के पास चली गई। इसलिए तुम लोग जानते हो सभी गैसें सब कहां आती है, सूर्य देव के पास। तुम लोग जानते हो सूर्य का जितना अपार ऊर्जा, बोलो मत, सूर्य का जितना अपार ऊर्जा होने का मेन स्रोत है, सूर्य के क्या जी, नाभिक में 70% पाया जाता हाइड्रोजन और 30% क्या पता, हीलियम। तो सूर्य में जो इतना अपार ऊर्जा होने का मेन सोर्स है ना, वो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। इसीलिए उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती रहती है और हमको अपार ऊर्जा देता है, देता रहता है। समझ नहीं, सभी कैसे सब कहां से आते हैं, ऊपर से जाते हैं, रुकती नहीं। चंद्रमा पर रुकेगी नहीं क्योंकि रुकने की क्षमता है ही नहीं। सब लोग गए, बात नहीं समझ आई, कर लो दर बड़क से।